Good morning, my dear students. Today we are discuss about your first topic, matrices. So students, matrices जो आपका टॉपिक है, कई स्टूडेंट्स ने ये जो टॉपिक है पहली बार इसका नाम सुना होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस टॉपिक को 12th लेवल पे स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है, सो जो कर चुके हैं उनके लिए अच्छा मौका है, वो दोबारा पढ़ पा रहे हैं इसको। ठीक है, सीखने को कुछ नया इसमें और मिलेगा। 12th लेवल पे सिंपल मैट्रिसेस होता है, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है। ठीक है, सो मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं, इसका हम क्यों यूज करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, ये सब हमें इस चैप्टर में समझना है। सो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस यूज इसलिए किया गया कि आपने जनरली देखा होगा, इस पिछले क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कि आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, सपोज हम कर लेते हैं दो इक्वेशन इस तरीके से, 2x + 3y = 4, 6x - 4y = 5। सपोज हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, और इसमें अननोन वेरिएबल की बात करें तो कितने हैं अननोन वेरिएबल इसमें, x और y। ठीक है, सो एक्स वाई की यदि हम आपसे कहें कि वैल्यू फाइंड आउट करिए तो आप निकाल लेते हैं। इसके पास, इसको निकालने के लिए आपके पास काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपके पास पहला तरीका क्या है कि जो एक्स वाई, ठीक है, अननोन वेरिएबल हैं, इनके कोफिशिएंट यदि इक्वल हो तो हम जोड़ के या घटा के, है ना, कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमें क्या करें, यहाँ हम एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। सो इसमें हम 6 का मल्टीपल कर देते हैं इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हम क्या करें, 2 का मल्टीपल। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा कितना हो जाएगा, 12x + 18y = 24 एंड 12x सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2 - 8y = 10। ठीक है, सो इसमें आपने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ जो x है, x का कोफिशिएंट वो आपने इक्वल किया, 12। अब सेम, ठीक है, 12x यहाँ 12x यहाँ, तो आप एक मेथड अपनाते हैं इसमें कि ये दोनों इक्वेशंस को या तो आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, या एडिशन कर देते। तो एडिशन इसमें होगा नहीं, अगर एडिशन करते हैं तो ये वैल्यू एलिमिनेट नहीं होगी, x की वैल्यू हटेगी नहीं, है ना, एक वैल्यू कोई हटनी चाहिए, एक अननोन वेरिएबल आपका कोई हटना चाहिए। तो इसमें यदि आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस प्लस होगा, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, इससे ये सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 26y = 2, और यहाँ तो सब्सट्रैक्ट ही होगा 14, सो y की वैल्यू आ जाएगी 14/26। ठीक है, फिर y की, अब यहाँ क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। या एक मेथड और आपके पास होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इस इक्वेशन से आपकी एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लो, और वहाँ से जैसे x का फाइंड आउट किया यहाँ से, तो x = कितना आएगा, 4 - 3y/2। ठीक है, x यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे सेकंड में, तो यहाँ से x आप एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि पूरा इक्वेशन y में आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, सो ये मेथड आप 2 इक्वेशन के लिए लगा देते हैं। आप 3 इक्वेशंस हों, सपोज आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो 3 इक्वेशंस का क्या है सॉल्व करने का तरीका, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो
सपोज हमने आपको 3 इक्वेशन दी है, हम मतलब आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी इसमें, ठीक है ना। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का यूज किया गया। अब जैसे 3 इक्वेशन है, ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, डायरेक्ट तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एडिशन वो करते नहीं है ना। पहले आप देखते हैं इसमें वेरिएबल को कम करते हैं। 3 वेरिएबल अननोन वेरिएबल है आपके पास x y z, इनको कम किया जाता है। 3 है तो आप ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं कि एक वेरिएबल कोई एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, आप इसको पहले और दूसरे को जोड़ते हैं, फिर आप दूसरे तीसरे को जोड़ते हैं, ठीक है ना, फिर आप तीसरे फर्स्ट को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिला, ठीक है, फिर आप उनको सॉल्व करते हैं, है ना। इससे क्या होगा, एक वेरिएबल हट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका तरीका है करने का। लेकिन यदि 4 इक्वेशन हो जाए, सपोज ये इक्वेशन z इक्वल्स टू 2, 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2, एक और इक्वेशन दे दिया हमने, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, 5 इक्वेशन आ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो जब इक्वेशंस अधिक मोर इक्वेशन होते हैं तो फिर वहाँ हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं, और मैट्रिक्स की सहायता से हम बड़े आसानी से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू बड़े आसानी से आपको मिल जाती हैं, x y और z, है ना। ये चीज़ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी, डिटर्मिनेंट, तो वहाँ भी हम इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग तरीका होता है और मैट्रिसेस में अलग, ठीक है। सो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है ना। मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन होती है उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस लिखा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे, मैट्रिक्स, तो कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, ये आपने कंसीडर किया है, सपोज इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इस इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है 4 इक्वेशंस, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको इसमें अननोन वैल्यू दिख रही होंगी, कौन कौन सी, x y एंड z, है ना। 3 जो है इसमें x y z वो अननोन वेरिएबल हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू आपको कुछ पता नहीं है, ठीक। दूसरा x y z के कोफिशिएंट आपको दिख रहे होंगे, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 9, z का कोफिशिएंट 7, ये फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में इसी तरीके से x y z के कोफिशिएंट है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें दिख रही हैं आपको, क्या क्या चीज़ें, x y z आर अननोन वेरिएबल एंड देयर कोफिशिएंट आर ऑल क्या है, नंबर्स, ठीक है, एंड देयर कोफिशिएंट वी हैव गिवन दैट। सो अब इसमें है क्या, हम यदि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैं, ठीक है, x y z, इनको हम क्या करें, एक रेक्टेंगल अरे, रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगल जो आपका ब्रैकेट होता है उसमें लिखा जाए। किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, ये देखते हैं, x y z के कोफिशिएंट क्या है, 2 9 7, तो इसको हम इस तरीके से लिख दें, 2 9 7, इज इट क्लियर। इसी तरीके से सेकंड नंबर का इक्वेशन है, इसके x y z के कोफिशिएंट देखिए क्या है, 3 4 एंड यहाँ क्या होगा, -3, 3 4 -3, ठीक। थर्ड इक्वेशन 6
8 -3 एंड फोर्थ इक्वेशंस में क्या है कोफिशिएंट 4 -2 एंड 1। ठीक, सो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था इसमें अननोन वेरिएबल थे x y z, इनके कोफिशिएंट को इस तरीके से लिखना। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखें, ठीक है, कोफिशिएंट को, तो ये जो फॉर्म क्रिएट होती है इस फॉर्म को ही हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ में हमें जानना चाहिए कि ये जो इंटरनल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट में लिखे इनको हम बोलेंगे क्या, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इनको सबको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक, अब इसी में एक चीज़ और आती है कि इसमें आपके पास इस तरीके से ये जैसे हमारे पास है 2 9 7, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये डिटरमिनेंट में हमने बताया था आपको एक चीज़ रो एंड कॉलम। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज़ पूछी जाती है कि मैट्रिक्स बताइए कितने वाई कितने का है, मतलब कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो रो ये होती हैं, ठीक है, जो हॉरिजेंटल फॉर्म में हमने लिखे हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं क्या, रो। तो कितने रो हैं इसमें, 4। ठीक है, फर्स्ट R1 सपोज कर लेते हैं, R2 R3 एंड R4 रो। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, सपोज कर लेते हैं एक ये C1 और इस तरीके से ये C2 ये C3। ठीक है, सो अब इस मैट्रिक्स की यदि हम बात करें, कोई कहेगी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, तो मैट्रिक्स है आपका, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे, रो कितने हैं आपके पास, 4 रो हैं, सो 4 एंड y, कॉलम कितने हैं 3, सो 4y3। ठीक है, सो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कितना है 4y3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब इसको आप पढ़ना है तो टू रीड एज 4y3 मैट्रिक्स। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए, अब ये तो हमने आपको ऐसे समझाया, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसी एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, जो मतलब आपकी बुक्स की तरह कैसे लिखते हैं, है ना, बुक्स की तरह इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो वो हम समझ लेते हैं। इसके लिए क्या है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कुछ इस तरह मान लेंगे हम। ठीक है, अब इक्वेशंस हम नहीं लिखते हैं, सीधा मैट्रिक्स लिख देते हैं और मैट्रिक्स मान लेते हैं ए से हमने डिनोट किया मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये हमने लिखा कुछ इस तरीके से AIJ। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं AIJ क्या है, या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं AIJ, और यहाँ पर लिख सकते हैं M क्रॉस N। देखिए M/N, ठीक है, M यहाँ रो को डिनोट करेगा, मतलब कितने आपके पास पंक्तियाँ हैं, और N कॉलम को डिनोट करेगा, ठीक, कितने आपके पास स्तंभ हैं। ठीक है, IJK ये इस एलिमेंट की पोजीशन बताएगा, जैसे I सपोज हमने किया 1 और J भी हमने किया 1, सो आपका क्या कहलाएगा एलिमेंट A11। अब A11 मैट्रिक्स में कहाँ पर होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं हेयर I = 1 2 3, ठीक है, और सपोज M तक। ठीक है, ये रो कॉलम दर्शाएगा। ठीक है, और J = 1 2 3 और N। ठीक, अब मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, तो ये हमने जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा है। ठीक है, अब I = हम यहाँ 1 रखते हैं एंड J = 1 रखते हैं, तो एलिमेंट आपको क्या मिलेगा,
ठीक, क्या मिलेगा A I1 J1 A11 मिलेगा, मतलब A11 की पोजीशन यहाँ पे होगी, ठीक है, जो एलिमेंट A11 होगा उसकी पोजीशन यहाँ, ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये 11 यही डिनोट करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। सेकंड जो आएगा, अब उसमें हम क्या करें, रो में ही पहले देख लेते हैं, तो फर्स्ट रो I = 1 रखें एंड J = 2 रख दें, सो यहाँ पे मिलेगा हमें A1 2। इसी तरीके से यदि I = हम रखें 1 एंड J = 3, सो हमें ये मिलेगा, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देखिए 1 2 3 ये कॉलम है, ठीक है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं इसमें कि फर्स्ट रो है आपकी और सब कुछ कर लेते हैं, कॉलम कितने हैं, n कॉलम है आपके पास, ठीक है। अब सेकंड इसी तरीके से मान लेते हैं, तो I की वैल्यू क्या मान लें यहाँ पर, सेकंड 2 एंड J की वैल्यू 1, सो यहाँ हमें क्या एलिमेंट मिलना चाहिए, 2 1 A21, यहाँ पर A22, I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 2, सो एलिमेंट मिलेगा A22, ठीक है। सो A22 की जो पोजीशन है मैट्रिसेस में वो यहाँ पे होगी, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक। यहाँ पर A23 एंड सेम A2n, ठीक है, सेकंड रो एंड n कॉलम, माना है हम कि n कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे इतना जाएंगे नहीं, हम जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, तो वो है यहाँ पर। फिर मान लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड यहाँ पर थर्ड रो n कॉलम्स, ठीक। अब इसी तरह से हम ये हमने कॉलम्स तो n मान लिए, तो हमें रो भी कुछ मानना पड़ेगा, तो उसके लिए m मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से डेडनेस करके हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना m1, ठीक है, m रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर m रो सेकंड कॉलम, m रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर A M N, दैट मीन्स m रो n कॉलम्स, इज इट क्लियर। सो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है या सेट ऑफ एलिमेंट्स बोले, ठीक है, ये आपके जो नंबर्स एलिमेंट हैं ये आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, का जो अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में अरेंजमेंट है, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। सो इस रेक्टेंगुलर एरे में यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, को कुछ इस तरह से लिखें, ठीक है, कि उसमें क्या हो, आपके m रो हो एंड n कॉलम्स हो, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, इज इट क्लियर। अगर भाई आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, इसी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यदि आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसा करना कि नोट्स इसका प्रिपेयर करते जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स इसका बनाएंगे तो आगे चल के आपकी चीज़ काम आएगी, ठीक है। PDF अकेले से काम नहीं चल पाएगा, यदि आप रिटन में लिखेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, लिखने के लिए मैं आपको PDF दे दूँगा। तो अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या हो सकते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। सो अ सेट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रो एंड n columns is called a matrix,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड टू बी रीड एज, इसके लिए आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, M/N मैट्रिक्स, M/N मैट्रिक्स। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो ये M/N का है आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है, समझ गए होंगे। मैट्रिक्स को मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे आपको जनरल इक्वेशन अभी नहीं होंगे, जो आगे जब आप पढ़ेंगे इसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स या कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो वहाँ पे आपको मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगे और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा मैट्रिसेस। तो बनाने का तरीका मैंने बताया कि जो इक्वेशंस है उसमें वेरिएबल, अननोन वेरिएबल हैं, उनके कोफिशिएंट को, ठीक है, इस रेक्टेंगल एरे फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो उससे आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन है कुछ आपके पास, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, रफ कर देते हैं। फिर से हम देते हैं एक इक्वेशन, सपोज 1 3x - 2y + 4z = 2 एंड 4x - 5y + 6z = 3। सो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने माना, ठीक है। सो अब इसका हमें मैट्रिक्स बनाना है। सो एक हम क्या करते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल हमने ब्रैकेट दिया, ठीक है। और ये जो है कोफिशिएंट क्या है, x y z कोफिशिएंट 2 3 एंड 3। सो 2 3 3, यहाँ 3, यहाँ क्या है -2, ठीक है। यहाँ प्लस कंसीडर करके चलिएगा, सो यहाँ -2 कोफिशिएंट होगा, यहाँ 4 4 -5 एंड 6। दैट्स क्लियर। सो ये आपका मैट्रिक्स आया। अब इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। सो देख रहे होंगे आप, 3 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। R1 R2 R3 C1 C2 C3 नाम देना है तो देंगे, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। सो ये आपका हो जाएगा 3/3, ठीक। मतलब इसको आपको पढ़ना है कि, तो क्या पढ़ेंगे आप कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक। अब एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगल ब्रैकेट में ही लिखें। ये इम्पोर्टेंट यहाँ जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम इसी ब्रैकेट के अंडर में लिखें, ठीक है। हम चाहें तो इन एलिमेंट्स को कभी कभी इस स्मॉल जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंडर में भी लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ हमें लिखने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन कभी कभी हमें लिखना है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर में भी लिखते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और, इन एलिमेंट्स को हम क्या है डबल बार के अंडर में भी लिखते हैं, इस तरीके से। इसे डिटरमिनेंट पढ़ा है ना आपने, ये, ठीक है। तो डबल बार इसके अंडर में भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी मैट्रिक्स होता है, क्लियर है ना। यहाँ भी आपका जितने बाई जितने का हो वो चीज़ आप, जैसे 3/3 का 3/3, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। आई थिंक मैट्रिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे कुछ टाइप्स पे, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के जो टाइप हैं वो तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो स्पेशल टाइप है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं स्पेशल टाइप इससे कुछ बता दे रहा हूँ, 2-4 टाइप होंगे। इसके बाद और जो टाइप आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले इसके स्पेशल टाइप देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक,
तो फर्स्ट जो टाइप है आपका, वो टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स? भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे आप डिटरमिनेंट में पढ़े थे, है ना, डिटरमिनेंट क्या होता था, हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता था। दैट मीन्स वहाँ जितने आपके पास रो होती थी उतने ही आपके पास कॉलम हुआ करते थे, ठीक है। ये आपने किस में पढ़ा था? डिटरमिनेंट में। तो सेम मैट्रिक्स में भी वही चीज़ है कि जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज ये m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब रो आपके पास m है और n क्या है पास? कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए आपके पास कितना है यहाँ? 4 रो एंड 3 कॉलम्स, 4/3 का मैट्रिक्स। अभी मैंने एलिमेंट यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक है। सो ये जनरली क्या है? 4/3 का है, लेकिन क्या हो, 4 अगर रो है तो 4 ही कॉलम हो, दैट मीन्स 4/4, 3/3, 2/2। तो इस तरह का मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ क्या हो, m और n क्या हो? इक्वल हो जाएं, जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हो जाएं, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिखने का वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। 2 1 3 -1, ठीक, ये है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 3 2 -1 2। ये तो 2/2 का था तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये क्या है? 2 रो है एंड कॉलम कितने हैं? 3। सो दैट्स नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स ओनली मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे इसको, बात समझ गए होंगे, ठीक है। और इस तरीके से 3 1 2 -1 2 5 6 3 4, दैट इज 3/3। सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से 4/4, 5/5, दैट मीन्स जितने रो उतने ही कॉलम। सो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बात आती है इसमें जो सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक, या इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, या हम इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स हमेशा ये याद रखना आप स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ, अब क्या है इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, जो डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 हो, ठीक है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो, अदर एलिमेंट्स 0 हो, इतना याद रख रहे हैं। ये डायगोनल, इस डायगोनल जानते हैं विकर्ण, ठीक है, तो ये जो है वो 1 1 1 होना चाहिए और अदर जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 0। और ये 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें से स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो डायगोनल है उसके एलिमेंट कितने होने चाहिए? 1 1 1। ये 3/3 का है, सो ये आया। यदि 4/4 का होता तो क्या मिलता आपको? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। सो ये 4/4 का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज इसका जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट क्या हैं? 1 1। दैट्स क्लियर। इसी तरह से 2/2 1 0 1 0 0 1, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको
हम यदि लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं I2, दैट मीन्स 2 रो 2 कॉलम। I2 हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे I3, इसे क्या लिखेंगे I4, ठीक है। सो आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन डायगोनल और 1, ठीक है। डायगोनल्स के एलिमेंट्स यदि 1 हो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके लिए नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है आपका नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स जिस तरह से आपने सेट में पढ़ा होगा समुच्चय, उसमें आपने पढ़ा होगा नल सेट, है ना। तो वहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ पर मतलब ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, दैट मीन्स 5, है ना। सो उसको नल सेट, उस तरह से नल मैट्रिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नल मैट्रिक्स, अब देखिए नल मैट्रिक्स ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स आपका 2/2 का भी हो सकता है, 3/2 का भी हो सकता है, 4/5 का हो सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ये यहाँ क्या आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा मैट्रिक्स है, ये कितने बाई कितने का, 3/4 का, 3 रो है ना और 4 कॉलम, ठीक है। 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 एलिमेंट हैं, 0 है सभी एलिमेंट, ठीक है ना। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है, नल मैट्रिक्स हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, ठीक है। या इसी को हम क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। एज क्लियर। सो ये तीसरा टाइप था। अब हम एक और टाइप की बात कर लेते हैं। 4th नंबर का टाइप है आपका रो मैट्रिक्स, ठीक। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स भाई, रो मैट्रिक्स नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें क्या हो, रो हो, है ना। रो होनी चाहिए, कैसी, इसमें आपका जो रो है वो उसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए, दैट मीन्स 1/n। कॉलम कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं, रो कितना हो चाहिए 1, कॉलम कितने भी हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 -4, यहाँ देख रहे हैं आप कि इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, देखिए, है ना। 1 रो है एंड कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। इसको आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इन विच द एलिमेंट्स इन ओनली 1 रो, ठीक, केवल एक ही रो में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, कॉलम कितने भी हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, रो एक ही होनी चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरीके से एक और आता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। सो कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह से डिफाइन हो जाएगा। उसमें क्या है, इसको कॉलम एक होना चाहिए, ठीक है, मतलब n एक होना चाहिए, लेकिन रो जो है वो m हो सकती है। रो से कोई इसमें मतलब नहीं, इसमें आपको कॉलम से मतलब है कि इसमें कॉलम एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। चलिए इसी को लेते हैं -4, 1 2 3 -4। सो दैट्स मीन्स रो कितने हैं, 4 रो हैं इसमें, कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है ना,
ठीक है। सो ये कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। सो ये कुछ स्पेशल टाइप बताए मैंने। अभी टाइप इसके और भी हैं, जैसे आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना ये आएंगे। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स है ना, तो ये सभी डेफिनेशन इसमें आएंगे। तो अभी और भी अभी इसके नाम है, मैंने आपको पूरे नाम बताए नहीं अभी, है ना, तो वो सभी टाइप हम पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको मुख्य रूप से जो थे वो मैंने बता दिए, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें पढ़ना है। अब इसके बाद हम इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक छोटी सी हेडिंग है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ा है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हम चलिए कंपेयर करते हैं आपको सेट से, ठीक। तो सेट जब आप पढ़ते हैं तो सेट के बाद आप सबसेट भी पढ़ते हैं ना, मतलब सेट के अंदर जो चीज़ें हैं, सेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसका सबसेट बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें एक चीज़ आप पढ़ते हैं सब मैट्रिक्स, तो सेम यहाँ डेफिनेशन हो जाएगी भाई। एक कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं आपको 1 2 3 एंड 9 7 11 6 5 0 2 1 8, ठीक है। सपोज हमने ये मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, इस मैट्रिक्स को मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और सिंपल ब्रैकेट में भी, जो स्मॉल ब्रैकेट उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, है ना। लिखने के लिए लिख सकते हैं, उसका यूज होता है, लेकिन हमें एक चीज़ पढ़ना है कोई इस तरीके से, एक ही फॉर्म में लिखना है। ये बुक्स में भी यूज किया जाता है तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है ना। वो डबल बार और स्मॉल ब्रैकेट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसका यूज हो जाता है, तो आप ध्यान रखना, कभी ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं तो याद रखना हमें। तो ये जो मैट्रिक्स है एक, ठीक है, कितने बाई कितने का है, 3, इसमें क्या है, रो है, एंड कॉलम कितने हैं, 4। सो अब इसमें सब मैट्रिक्स इसके कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, चलिए 1 2 7 11, तो ये 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स निकला, तो ये सब मैट्रिक्स है। 1 2 7 11 ये सब मैट्रिक्स कहलाएगा। और भी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 0 2 1, ये भी सब मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 2 बाई 3 का है, और इसमें ले लेते हैं 2 3 9 11 6 5 2 1 8। So this is also called submatrix for that, and it is read as 3 by 3 matrix, ठीक। सो ये सब मैट्रिक्स था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने समझ लिया क्या क्या स्पेशल टाइप में मैंने अभी आपको बताया। एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। फिर मैंने आपको बताया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं रो कॉलम मैट्रिक्स बताए। इसके बाद एक हेडिंग और मैंने आपको लास्ट में बताई सब मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। मुझे उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा, ठीक है। तो एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप अपने जो मित्र हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ें बता दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये ना हो कि सर हम ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना। अगर ये स्टडी पहले से हम रखेंगे तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो शेयर कर दीजिएगा बच्चों को, स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को बता ज़रूर देना, ताकि वो ये सब मतलब पीछे ना हो, आपके साथ साथ ही चलें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।